तो आज मैं आपको सिखाऊंगा जो LIC का न्यू प्रपोजल फॉर्म आया है फॉर्म 340 उसको कैसे फिल किया जाता है और क्या विशेष बातों का आपको ध्यान में रखना है उस फॉर्म को फिल करते टाइम। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने दो और प्रपोजल फॉर्म के वीडियो बनाए थे, वो है फॉर्म 300 एंड फॉर्म 360। तो अगर उन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर सजेशन में आपको दिख जाएगा, तो वहां जाके भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं LIC के प्रपोजल फॉर्म के क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं फॉर्म 360 से। फॉर्म 360 यूज होता है बच्चों के लिए, जो माइनर्स है, जो 18 माइनस है उनके लिए यूज होता है। फिर आता है फॉर्म 340 जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये फॉर्म यूज होता है 18 प्लस के लिए, जो मेजर्स है उनके लिए यूज होता है। लेकिन ऐसे मेजर्स जो जॉब नहीं करते, जो वर्किंग नहीं है, जो एम्प्लॉयड नहीं है या फिर जो बिजनेस नहीं करते हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट है, तो उनके बिहाफ पे उनके प्रपोजर ये इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे हाउसवाइफ हो गए, स्टूडेंट्स हो गए जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो 18 प्लस है और डिपेंडेंट है उनके लिए फॉर्म 340 यूज होता है। और फिर आता है फॉर्म 300 जो यूज होता है 18 प्लस के लिए, एडल्ट के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो फॉर्म 360 है वो है नंबर बड़ा, लेकिन ये यूज होगा छोटों के लिए, और जो फॉर्म 300 है वो यूज होगा बड़ों के लिए। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में याद करके और इन प्रपोजल फॉर्म्स के यूज देखने हैं कि कहाँ आपको कौन सा प्रपोजल फॉर्म यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू फिल LIC प्रपोजल फॉर्म 340। लेट्स स्टार्ट। फॉर्म नंबर 340, proposal for insurance on the life of another adult person, not to be used for insurance on the lives of minor lives। ये फॉर्म आपको another adult person के लिए यूज करना है, मतलब जो डिपेंडेंट है उनके लिए यूज करना है, और ये मेजर्स के लिए यूज होगा, माइनर्स के लिए यूज नहीं होगा। सबसे पहले आपको यहाँ लाइफ एश्योर्ड की राइट साइड में फोटो लगानी है, फिर आपको ब्रांच ऑफिस कोड लिखना है, फिर आपको यहाँ लेफ्ट साइड में डिवीजन का कोड लिखना है। अब है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ मेन इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। इस फॉर्म को फिल करते टाइम क्या विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, उन सब इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है, इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर्स में भरना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में भरना है। यहाँ आपको बिल्कुल भी रनिंग राइटिंग यूज नहीं करनी है। इस फॉर्म के अंदर हमारे 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 है, उसके सब सेक्शन है A एंड B, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ प्रपोजल एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड। सेक्शन 2 के अंदर आपसे पूछा जाएगा प्रपोज प्लान। सेक्शन 3 के अंदर है डिटेल्स ऑफ पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हैबिट्स। सेक्शन 4 के अंदर होगा डिक्लेरेशन। इस फॉर्म के अंदर आपसे जहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाए वहां पे आपको यस और नो में आंसर करना है। कोई भी आंसर में आपको स्ट्रोक्स, डॉट्स, डैशेस एंड आंसर आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और अगर इस फॉर्म में आपसे जहां पे भी गलती हो वहां आपको व्हाइटनर यूज नहीं करना है। उस आंसर को आप सिंगल लाइन से कट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप आगे उसका राइट आंसर लिख के और फिर उसको आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। टू बी फिल्ड बाय एजेंट। सबसे पहले आपको यहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर CLIA या फिर जो भी आपके मेंटर है उनके आपको कोड लिखने हैं, मोबाइल नंबर लिखना है। फिर आपको यहाँ पे, फिर अगर आप एजेंट हैं तो आपको अपने एजेंसी कोड लिखना है और एजेंसी कोड के साथ आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपका ये फॉर्म क्लीनिंग होगा उस टाइम अगर एम्प्लॉयज से कोड इंसर्ट करने में कुछ गलती होती है तो वो आपके नाम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी पॉलिसी किसी और के एजेंसी कोड में भी जा सकती है। फिर ये ऑफिस यूज के लिए होता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 के अंदर पार्ट A देखते हैं, जहां आपसे पूछा गया है डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड। फ्रेंड्स यहाँ आपको 2 दिनों की डिटेल पूछी जाएगी। फर्स्ट है प्रपोजल। प्रपोजल वो होते हैं जो डिपेंडेंट पर्सन का इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपने बिहाफ पे, और लाइफ टू बी एश्योर्ड वो है जिनका इंश्योरेंस हो रहा है। तो इन दोनों की आपको डिटेल फिल करनी है। प्रपोजल की डिटेल फिल करनी है आपको लेफ्ट साइड के कॉलम में, और लाइफ एश्योर्ड की डिटेल्स आपको फिल करनी है राइट साइड के कॉलम में। तो यहाँ आपको प्रपोजल एंड लाइफ एश्योर्ड की डिटेल्स में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों के फॉन्ट कलर को चेंज कर दिया है। ब्लू कलर का फॉन्ट हमने लिया है प्रपोजल के लिए जो इनका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और रेड कलर का फॉन्ट लिया है हमने लाइफ एश्योर्ड के लिए। फ्रेंड्स जो हमारे फॉर्म 340 और फॉर्म 360 है उन दोनों के अंदर ये ऐसे दोनों कॉलम होते हैं। इन दोनों फॉर्म के अंदर हमारे ऐसे 2 कॉलम होते हैं। तो इन दोनों फॉर्म्स को फिल करने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि आप पहले प्रपोजल या फिर लाइफ एश्योर्ड दोनों में से किसी भी एक की डिटेल्स आप पूरी कंप्लीटली फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप सेकंड पर्सन की डिटेल फिल करिएगा। अगर आप इन दोनों को साथ में फिल करेंगे तो आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप एक एक करके ही इनकी डिटेल फिल कीजिएगा।
जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मैं आपको प्रपोजल की डिटेल फिल करना बताता हूँ। जैसे नेम उनका लिखना है आपको, जैसे हमने लिखा है रमेश देसाई। फादर्स नेम उनका लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, जेंडर क्या है उनका, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, मैरिटल स्टेटस उनका क्या है, स्पाउस फुल नेम उनका क्या है, डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, एज उनकी क्या है। एज में आपके यहाँ पे नियरर बर्थडे एंड लास्ट बर्थडे का कॉन्सेप्ट काम आता है। तो अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, और जब आप इसको ऑफिस में क्लीनिंग करवाएंगे तो सिस्टम में जो ईयर शो होंगे वही ईयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उनका प्लेस एंड सिटी ऑफ बर्थ लिखना है आपको। फिर 10th है नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, उन्होंने एज प्रूफ क्या सबमिट किया है, जैसे हमारा है आधार कार्ड तो आधार कार्ड लिख दिया। नेशनलिटी उनकी क्या है, सिटीजनशिप उनकी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रपोजर एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड, प्रपोजर एंड लाइफ एश्योर्ड के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे प्रपोजर इनके हस्बैंड है तो मैंने हस्बैंड लिख दिया है। फिर इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हमने लिखा है, सिटी, हाउस नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड। तो ये है हमारी सारी प्रपोजर की डिटेल्स। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ लाइफ एश्योर्ड की सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपने प्रपोजर की डिटेल्स फिल की थी। फिर जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये इनकी वाइफ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस इन दोनों का सेम हो सकता है क्योंकि ये इनकी वाइफ है और इनके साथ रहती है। और परमानेंट एड्रेस अगर इनका सेम है तो आपको सेम लिखना है, अगर डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट लिखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस इनका क्या है, रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, एफएनआई है, ओसीआई है, जो भी है इनकी आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है। अगर रेजिडेंट इंडियन है तो रेजिडेंट इंडियन पे आपको टिक करना है, और अगर एनआरआई है तो फिर आपको उनका यहाँ एड्रेस लिखना है। फिर है केवाईसी एंड पीएमएल है, इनकी आपने केवाईसी डिटेल सारी कौन सी ली है वो आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे सबसे पहला है इनकम टैक्स ये पे करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे अगर करते हैं तो यस लिखना है, और अगर जैसे इनकी वाइफ नहीं करती है तो ये नो लिखना है। पैन नंबर इनके आपको लिखने हैं, अगर नहीं है पैन नंबर तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, जैसे इनकी वाइफ के पैन नंबर नहीं थे तो हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। आईडी डिटेल्स में आपको लिखना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इनका क्या है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिख दिया आपने, और आईडी नंबर में आपको लिखने हैं आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, या फिर इसकी जगह अगर आपका पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड के भी लास्ट 4 डिजिट लिख सकते हैं। एक्सपायरी डेट आधार कार्ड की होती नहीं इसलिए नॉट एप्लीकेबल। एड्रेस प्रूफ इन्होंने क्या सबमिट किया है, जैसे इन्होंने आधार कार्ड सबमिट किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का भी आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आधार कार्ड उनके, जैसे उनके आधार कार्ड नंबर क्या है, वो इनकम टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं, उनके जीएसटी नंबर क्या है, इसी तरीके से आपको सब कुछ फिल करना है। फिर आपको ऑक्यूपेशन फिल करना है, जैसे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे प्रपोजर है हमारे एमकॉम और लाइफ एश्योर्ड है हमारे बीए पास। फिर है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, वो अभी एट प्रेजेंट क्या करते हैं, प्रपोजर एट प्रेजेंट क्या करते हैं तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं, और लाइफ एश्योर्ड हमारे कोई जॉब करते नहीं है तो इसलिए हमने हाउस वाइफ लिखा है। अगर ये जॉब करते तो हम इनका 300 नंबर फॉर्म फिल करवाते। सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या है, जैसे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, जैसे भारत पावर लिमिटेड है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज इनकी क्या है, वहाँ पे इनकी जॉब रोल क्या है, वो अकाउंट्स मैनेजर, लेंथ ऑफ सर्विस इनकी क्या है, जैसे 10 ईयर्स हो गए, एनुअल इनकम इनकी क्या है, जैसे 24 लाख हमने लिखी है यहाँ पे। 8th है टू बी आंसर्ड इफ एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्सेज, अगर आर्म फोर्सेज है, मिलिट्री फोर्सेज है, उनके अंदर जो वर्क करते हैं उनके आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इनकी नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं, और अगर ये आर्म फोर्सेज की आप डिटेल फिल करवाते हैं तो इसके साथ आपको एक आर्मी क्वेश्चनर भी होता है, वो भी फिल करवाना पड़ता है अलग से। तो यहाँ आपको नीचे मोबाइल नंबर लिखने हैं प्रपोजर के, ईमेल आईडी लिखनी है, फिर उनके प्रपोजर के आपको ये नीचे साइन करवाने हैं, और राइट साइड में आपको साइन करवाने हैं लाइफ एश्योर्ड के, और उनके भी आपको अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके डिफरेंट है तो आप उनकी भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। सेक्शन 1 का बी पार्ट है डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, यहाँ आपको लाइफ एश्योर्ड की डिटेल सारी फिल करनी है। जैसे सबसे पहले है साइमल्टेनियस प्रपोजल, अगर कोई प्रपोजल है उनकी आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है, जैसे इनका पहले कोई प्रपोजल अगर वो रिवाइवल के लिए दिया हुआ है तो उनकी आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है। नो है तो आपको नो लिखना है, और इसी के साथ अगर उनके बच्चों का या फिर उनके स्पाउस का भी इंश्योरेंस साथ में लिया जा रहा है तो उनकी आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है बी पॉइंट में। सेकंड है एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, जिनका इंश्योरेंस हो रहा है जो लाइफ एश्योर्ड है उनकी अगर पहले कोई पॉलिसी है तो उनकी आपको यहाँ डिटेल सारी लिखनी है, अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। और अगर कोई पुरानी पॉलिसी उनकी विड्रॉ की गई है या फिर उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ एक्सेप्ट की गई है, या फिर कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनकी कोई पुरानी पॉलिसी एक्सेप्ट की गई है तो उनकी आपको यहाँ नीचे सारी डिटेल लिखनी है 14 पॉइंट के ए बी सी डी के अंदर। थर्ड पॉइंट है अदर्स, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहला है कि इनका ऑक्यूपेशन कोई हैजार्डियस एक्टिविटी से बिलोंग तो नहीं करता है, कोई डेंजरस एक्टिविटी से बिलोंग तो नहीं करता है, तो उसका आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर यस है तो आपको एक क्वेश्चनर अलग से फिल करवाना पड़ता है, और अगर नो है तो आपको यहाँ नो लिखना है।
जैसे स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ है तो उनकी तो कोई हजार्डियस एक्टिविटी होगी नहीं, तो यहाँ हमने नो लिख दिया है। सेकंड है, इन पे कोई एफआईआर या फिर कोई चार्जशीट फाइल हुई है कभी, या फिर कभी इन पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो उनके बारे में आपको ये डिटेल लिखनी है सेकंड पॉइंट में। अगर नहीं है तो नो लिखना है। और थर्ड है, इनके फैमिली मेंबर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो होते हैं फ्रेंड्स जिन पे कभी करप्शन के चार्जेस लगे हों, तो अगर उनसे आप रिलेशन में हैं तो आपको यहाँ मेंशन करना है। फोर्थ है, आर यू रजिस्टर्ड विद LIC पोर्टल, आप LIC के पोर्टल से रजिस्टर है या नहीं है। अगर आप नहीं है तो आपको नो लिखना है, और अगर आप हैं रजिस्टर तो आपको कस्टमर ID आपकी लिखनी है। फिर यहाँ आपको नीचे लाइफ एश्योर्ड के साइन करवाना है। तो यहाँ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2, प्रपोज प्लान टू बी फिल्ड बाय प्रपोजर। ये प्रपोजर के द्वारा फिल करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने इंश्योरेंस किस पर्पज से लिया है, सेविंग्स के पर्पज से लिया है, रिस्क कवर के पर्पज से लिया है, या फिर सेविंग एंड रिस्क कवर के पर्पज से लिया है। तो यहाँ जैसे हमने लिया है सेविंग्स एंड रिस्क कवर, इन्होंने दोनों के पर्पज से ये इंश्योरेंस लिया है। सेकंड है, ये इंश्योरेंस कौन सी स्कीम के तहत लिया गया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के तहत लिया गया है, पार्टनरशिप के तहत लिया गया है, KMI के अंदर लिया गया है, या फिर HUF के अंदर लिया गया है। तो अगर इन चारों स्कीम में से आपके किसी में से लिया गया तो आपको यहाँ टिक करना है, और इसके साथ आपको एक अलग से क्वेश्चनर भी फिल करना है। और अगर आप इंडिविजुअल लाइफ पे लिया गया है तो आपको इसको ब्लैंक रखना है। फिर थर्ड में जो भी आपने प्रपोज प्लान के साथ राइडर्स दिए हैं उन राइडर्स पे आपको टिक करना है। जैसे हमारा हमने ये प्लान लिया है 915 जीवन आनंद प्लान, तो इसके अंदर हमारा जो इनबिल्ट राइडर है वो है AD एंड DB राइडर, तो इस पे हमने टिक कर दिया है। इसके साथ अगर आपका और कोई राइडर है तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। फिर है फोर्थ, प्लान एंड सम एश्योर्ड। जो भी आपने प्लान दिया है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे सबसे पहले प्लान कौन सा आपने दिया है, कितनी टर्म दी है, कितनी प्रीमियम पेइंग टर्म है, वो सारा आपको यहाँ लिखना है। जैसे 915 21 प्रीमियम पेइंग टर्म भी 21 है और टर्म भी 21 है। सम एश्योर्ड हमने कितना दिया है, जैसे 5 लाख है। कौन सा मोड हम दे रहे हैं, जैसे हाफ ईयरली दे रहे हैं। टर्म राइडर आपने दिया है, कितने का दिया है वो आपको मेंशन करना है। अगर नहीं है तो नो लिखना है। क्रिटिकल इलनेस आपने कितना अमाउंट का दिया है, अगर नहीं दिया है तो नो लिखना है। एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड आपने कितना दिया है। ADDB जो है वो कितना दिया है, वो हमने जैसे 5 लाख है तो 5 लाख। और अगर आपकी पॉलिसी बैक डेट में ली गई है तो आपको यहाँ मेंशन करना है क्या बैक डेट पे आपको लेनी है पॉलिसी। अगर नहीं लेनी है तो आपको नो लिखना है। और B में है कि आप पुलिस ड्यूटी के अंदर AD एंड DB राइडर लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर C है SSS सैलरी सेविंग स्कीम के तहत अगर इस पॉलिसी को लिया गया है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। हमारी सैलरी सेविंग स्कीम के तहत नहीं ली गई है तो मैंने यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फिफ्थ है, अगर आपने आधारशिला या आधार स्तंभ प्लान लिया है तो उस केस में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नहीं है तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखना है। फिर सिक्स्थ है, अगर आपने जीवन आनंद प्लान है जो हमारा टर्म प्लान है LIC का, अगर आपने वो प्लान दिया है तो उस केस में आपको यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है वो सारा है। जैसे हमारा ये प्लान जीवन आनंद प्लान है तो हमने नॉट एप्लीकेबल यहाँ लिख दिया है। सिक्स्थ है सेटलमेंट ऑप्शन। अगर मैच्योरिटी होती है या फिर अगर डेथ क्लेम होता है तो वो जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मेंशन करना है यस और नो में। अगर नहीं लेना चाहते तो नो लिखना है, जैसे हमने यहाँ नो लिखा है। फिर एट्थ है बैंक डिटेल्स। जो भी उनकी बैंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ सारी बैंक डिटेल मेंशन करनी है। जैसे उनका अकाउंट नंबर है, IFSC है, बैंक नेम है, वो सारा आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर नाइन्थ है कंसेंट। कंसेंट का ए पॉइंट में है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है प्लान की लाइफ एश्योर्ड को अच्छे से समझा दी गई है। और बी है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था इंश्योरेंस लेने का वो आपका मैच हो रहा है एजेंट के द्वारा बताए गए ऑब्जेक्टिव से। फिर यहाँ आपको नीचे प्रपोजर के साइन करवाना है और लाइफ एश्योर्ड के साइन करवाना है। तो यहाँ हमारा सेक्शन सेकंड ओवर हो जाता है। तो ये है हमारा सेक्शन सेकंड। अब हम देखते हैं सेक्शन थर्ड, जिसमें है पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स ऑफ हेल्थ एंड हैबिट्स। यहाँ आपको लाइफ एश्योर्ड की सारी हेल्थ एंड हैबिट्स के बारे में लिखना है। जैसे पर्सनल हेल्थ में हमें उनका लिखना है, हाइट लिखनी है एंड वेट लिखना है। फ्रेंड्स हाइट आपको यहाँ एग्जैक्ट लिखनी है, क्योंकि अगर डेथ क्लेम अराइज होता है तो उस केस में पोस्टमार्टम पे जो हाइट होगी वो हाइट यहाँ पे मैच की जाएगी। अगर आपने हाइट में थोड़ी बहुत भी कुछ गलती की तो यहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइट आपको यहाँ एग्जैक्ट लिखनी है। वेट वेरी होता रहता है तो वेट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख सकते हैं। बी है कि आपने लास्ट 5 इयर्स के अंदर 1 वीक से ज्यादा कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट कराया है तो उसकी आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। नहीं है तो नो लिखना है। सी है कि अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या फिर नर्सिंग होम में एडमिट हुए हैं कोई भी आपके ऑब्जर्वेशन या ट्रीटमेंट के लिए तो उनकी आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। नहीं है तो नो लिखना है। डी है कि जो भी अगर आप वर्क करते हैं या फिर जो भी आप स्टडी करते हैं कॉलेज में वहाँ पे आपने लास्ट 5 इयर्स में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप एब्सेंट रहे हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। नहीं है तो नो लिखना है। फिर ये सारी आपको यहाँ बीमारियाँ दे रखी है, अगर इनमें से आपको कुछ भी है तो आपको यहाँ यस टिक करना है।
और नहीं है तो आपको यहाँ नो लिखना है। जैसे हमें इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो यहाँ हमने नो लिख दिया। और अगर जो भी मेंशन डिजीज है इनमें से अगर आपको कुछ भी है तो उसकी आपको यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन नीचे लिखनी है कि नेचर ऑफ कौन सी डिजीज आपको है, कब आप डायग्नोज हुए थे, वो सारा। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। फिर है पर्सनल हैबिट, आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या फिर आप नारकोटिक्स लेते हैं या फिर आप ड्रग्स लेते हैं तो उस या फिर आपने पास्ट 60 मंथ में अगर कोई सिगरेट, तंबाकू, गुटखा यूज किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नहीं है तो आपको यहाँ नो लिखना है। फिर थर्ड है आपकी यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है, जो लाइफ एश्योर्ड है उनकी हेल्थ कैसी है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे गुड है तो गुड लिखना है। और फैमिली डिटेल्स में आपको लिखना है कि आपके फैमिली में से किसी को अगर कभी कैंसर डायग्नोस हुआ है या फिर डायबिटीज है, किडनी की डिजीज है या फिर अदर डिजीज है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। नहीं है तो नो लिखना है। फिर है फैमिली हिस्ट्री, लाइफ एश्योर्ड की सारी फैमिली हिस्ट्री आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे उनके फैमिली मेंबर्स अगर लिविंग है तो उनकी सारी आपको डिटेल लिखनी है। अगर अब उनकी फैमिली में से किसी की डेथ हो रखी है तो उनकी कौन सी एज पे डेथ हुई थी वो और क्या कॉज से डेथ हुई थी वो सारा आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे इनके फादर है, उनकी एज है 56 तो हेल्थ है गुड, मदर है 54 उनकी हेल्थ गुड है, ब्रदर है, सिस्टर नहीं है तो नहीं लिख दिया, स्पाउस है, बच्चे हैं तो उन सबकी यहाँ पे अपनी डिटेल लिख दी। फॉर फीमेल प्रोपोनेंट्स ओनली, अगर फीमेल प्रोपोनेंट है तो आपको उनकी यहाँ पे सारी डिटेल लिखनी है। जैसे अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनका आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उनकी लास्ट डिलीवरी कब हुई थी वो आपको यहाँ डेट लिखनी है। और उनका अगर मिसकैरेज हुआ है या फिर अबॉर्शन हुआ है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और इसी के साथ आपको उनके हस्बैंड की भी डिटेल्स लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे उनके हस्बैंड की डिटेल्स लिखी है। फिर यहाँ आपको हस्बैंड का कोई इंश्योरेंस है तो उसके बारे में आपको यहाँ मेंशन करनी है डिटेल्स, जैसे उनके हस्बैंड का इंश्योरेंस है और कितने का है तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। फिर आपको लाइफ एश्योर्ड के यहाँ साइन करवाना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लाइफ एश्योर्ड एंड प्रपोजल की बेसिक डिटेल्स। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 में जो है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन होगा प्रपोजल के द्वारा जो भी इनका इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके द्वारा कि उनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे वो अच्छे से समझा दिए गए हैं, वो अच्छे से समझ गए हैं। और इसी के साथ प्रपोजल LIC को ये परमिशन देते हैं कि वो उनको कभी भी चाहे तो ईमेल या फिर SMS सेंड कर सकते हैं और उनकी KYC डिटेल वो यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस के पर्पज से। तो यहाँ आपको नीचे डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है और उसी के साथ आपको यहाँ विटनेस के साइन करवाने हैं। विटनेस आपके DO या फिर एजेंट भी हो सकते हैं और आपको यहाँ नीचे प्रपोजल के साइन करने हैं। फिर है डिक्लेरेशन बाय द लाइफ टू बी एश्योर्ड। इसमें लाइफ एश्योर्ड के द्वारा डिक्लेरेशन दिया जाएगा, वही सेम डिक्लेरेशन है जैसा प्रपोजल के द्वारा दिया गया था कि जो भी उन्होंने डिटेल्स बताई है वो सारी सही है। और इसी के साथ उनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे वो अच्छे से समझ आ गए हैं और वो भी परमिशन दे रहे हैं कि जो भी उनकी KYC डिटेल्स है उन पर वो SMS या फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे नंबर है या फिर फ़ोन नंबर है या फिर जो ईमेल ID है उस पर वो कभी भी ईमेल और SMS कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेस लिखना है कहाँ पे आपसे ये फॉर्म साइन करवाए जा रहे हैं, उसी के साथ आपको यहाँ डेट लिखनी है। फिर आपको यहाँ विटनेस के साइन करवाना है और यहाँ आपको लाइफ एश्योर्ड के साइन करना है। फिर एक डिक्लेरेशन है, अगर जो फॉर्म फिल कर रहे हैं जैसे प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यहाँ आपको उनके नीचे साइन करवाने हैं और डिक्लेरेंट के भी साइन करवाने हैं। अगर ये फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो यहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। और सेकंड है, अगर प्रपोजल इलिटरेट है, वो अनपढ़ है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो उस केस में यहाँ आपको डिक्लेरेंट के साइन करवाने हैं जो उनके फॉर्म फिल करेंगे। फिर है सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इस इंश्योरेंस एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी आपने LIC को डिटेल्स दी है वो सारी एकदम करेक्ट है, उसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। और अगर आपका केस उनको डाउटफुल लगा तो वो आपको विदिन 3 इयर्स के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार 3 साल निकलने के बाद LIC आप पे कोई भी डाउट नहीं कर सकती है, तो इसकी आपको परमिशन देनी है। तो नीचे आपको प्रपोजल के साइन करवाने हैं एंड लाइफ एश्योर्ड के साइन करवाने हैं। फिर सेक्शन 1 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इस एक्ट के अंदर कस्टमर कभी भी LIC एजेंट जो है हमारे उनसे रिबेट नहीं मांग सकते हैं किसी भी टर्म्स में उनके कमीशन के अंदर। और LIC एजेंट भी कोई कस्टमर को रिबेट नहीं दे सकते हैं, अपने कमीशन नहीं दे सकते हैं। और अगर LIC को इन दोनों में से कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो फिर उन पे पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है और वो पेनल्टी 10 लाख तक आपसे चार्ज कर सकती है LIC। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि ना तो आपको रिबेट मांगनी है और ना आपको रिबेट देनी है। तो यहाँ आपको नीचे प्रपोजल के साइन करवाने हैं और यहाँ आपको राइट साइड में लाइफ एश्योर्ड के साइन करवाने हैं। फिर यहाँ एजेंट के भी साइन होंगे। फिर है एडेंडम टू प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर कस्टमर मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं, जो उनके पैसे आएंगे 15-20 साल बाद जब भी उनकी मैच्योरिटी होगी, तो वो उन पैसों को अगर इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं जैसे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, तो वो ले सकते हैं। तो उस केस में उनसे आपको यहाँ नीचे साइन करवाना है। अगर नहीं लेना चाहते तो नो लिखना है आपको। इसी तरीके से एडेंडम है डेथ बेनिफिट, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ फिल करवाना है। अगर डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ नो लिखना है।
और इसी के साथ लास्ट के 2 पेजेस पे हमारा होता है MHR, जिसको कहते हैं मॉरल हजार्ड रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स वो MHR एजेंट्स द्वारा फिल कराई जाती है और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सॉरी वो मैं यहाँ आपको पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फॉर्म 340। आशा करता हूँ आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी LIC के न्यू फॉर्म्स फिल करना सीखें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।